नक्श नवाब के घर पहुंच चुका था और उसने वहां जाकर तबाही मचानी शुरू कर दी थी। उसने उसके दोनों पांव काट दिए थे और अब बारी थी आगे क्या करने की। जानेंगे आज के एपिसोड नंबर 17 में। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और एक शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी द अंडरकवर मिलेनियर। नक्श ने एक ही झटके में कबीर के दाहिने पैर को उसके घुटने के नीचे से काटकर अलग कर दिया। खून का फवारा फूट पड़ा। कबीर अपनी कटी हुई टांग को पकड़कर पागलों की तरह फर्श पर तड़पने लगा। आदिल ये खौफनाक और दरिंदगी भरा मंजर देखकर उल्टी करने लगा। वो पीछे खिसकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी नक्श ने अपनी खून से सनी हुई तलवार आदिल की तरफ घुमा दी। नक्श ने उस तड़पते हुए आदिल को कॉलर से पकड़कर घसीट कर कहा, और तू आदिल नवाब, तूने अपने इस हाथ से फोन उठाकर अपनी दौलत, अपनी पावर का गुरूर दिखाया था ना। तूने मेरी बहन को बोटी बोटी काटने का हुक्म इसी हाथ से दिया था ना। तभी आगे से आदिल ने पागलों की तरह रोकर कहा, नहीं नक्सर, नहीं, प्लीज नहीं, मेरा मेरा हाथ जोड़ता हूं, लेकिन प्लीज छोड़ दो। लेकिन आगे से नक्श ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आदिल के दाहिने हाथ को अपनी मजबूती से पकड़ लिया और उसे फर्श पर रखा। अपनी तलवार को हवा में उठा दिया। श्वाक! एक और खौफनाक चीख, एक और खून का फवारा। आदिल का वो हाथ जिसे वो हैदराबाद में मौत के फरमान लिखता था, और वो अब उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर पड़ा था। आदिल दर्द के मारे बेहोश हो गया। पूरा फार्म हाउस खून, कटी हुई हड्डियां और इन दोनों नवाबों की चीखों से भर चुका था। नक्श ने अपनी खून से सनी हुई तलवार वहीं उस कांच की टेबल पर फेंक दी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी हुडी का खून साफ किया। इसके बाद नक्श ने अपने कमांडोज को हुक्म देकर एक बहुत ही सर्द और खौफनाक फरमान सुनाकर कहा, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दो, इन्हें मरने मत देना। मैं चाहता हूं कि दोनों भाई पूरी जिंदगी अपाहिज होकर व्हीलचेयर पर इस शहर की सड़कों पर रेंगे, ताकि हैदराबाद के हर एक नवाब और अमीरजादे को पता चले कि गरीब लड़की की तरफ उठने वाली गंदी नजर और शाह एम्पायर के रुतबे से टकराने का अंजाम यही होता है। उसके बाद नक्श अपनी उसी खामोश और शाही चाल के साथ उस खूनी फार्म हाउस से बाहर निकल गया। आज रात नवाब खानदान का नाम, उनका गुरूर और उनका वजूद हमेशा के लिए हैदराबाद के इतिहास से मिट चुका था। नक्श शाह ने साबित कर दिया था कि वो प्यार में जितना पागल हो सकता है, अपनी बहन की हिफाजत के लिए भी उतना खूंखार और बेरहम शैतान बन जाता है। हैदराबाद की सड़कों पर अब सिर्फ और सिर्फ शाह का खौफ गूंजने वाला था। कल रात फार्म हाउस में जो कत्लेआम हुआ था, उसकी गूंज पूरे नवाब खानदान की नसों में खौफ बनकर दौड़ रही थी। आदिल और कबीर, जो खुद को हैदराबाद का भगवान समझते थे, वो अब अपनी कटी हुई टांग और हाथ के साथ किसी अंधेरे हॉस्पिटल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। शाह एम्पायर के उस खूंखार बादशाह ने अपना वादा पूरा कर दिया था, लेकिन जब सुबह का सूरज निकला तो खौफनाक शाह उस खूनी हुडी के साथ कहीं पीछे छूट गया। अब जो इंसान सेंट थॉमस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मेन गेट के अंदर दाखिल हो रहा था, वो वापस अपनी वही पुरानी घिसी हुई चेक की शर्ट और कैनवस के जूते पहनकर एक आम सा फटीचर लड़का बन गया था। कॉलेज के माहौल अब बिल्कुल शांत था। सुबह की हल्की हल्की धूप कैंटीन के उस पुराने कोने को रोशन कर रही थी। नक्श ने अपनी खटारा साइकिल स्टैंड पर लगाई। तभी पीछे से एक बहुत ही लग्जरी ऑडी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से पल्लवी बाहर आई। पल्लवी ने आज बहुत ही सादा लेकिन बहुत खूबसूरत सफेद रंग का चिकनकारी सूट पहना था। उसके चेहरे पर वो पुरानी वाली मासूमियत और एक नई चमक थी। वो अब राठौड़ खानदान की वारिस जरूर थी, लेकिन उसका दिल आज भी नक्श के उसी साइकिल वाले करियर पर अटका हुआ था। पल्लवी ने अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर रोक दिया और दौड़कर नक्श के पास आई। पल्लवी ने नक्श की शर्ट का कॉलर ठीक करके बहुत ही प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग मेरे फटीचर बदमाश। नक्श की वो लाल और थकी हुई आंखें, जो रात भर के कत्लेआम की वजह से भारी हो रही थी, पल्लवी को देखते ही एकदम शांत हो गई। तभी पल्लवी ने मुस्कुराकर उससे कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान। इसके बाद दोनों साथ चलते हुए कैंटीन के उसी कोने वाली बेंच पर पहुंचे। वहां जय और समृद्धि पहले से बैठे हुए थे। समृद्धि का चेहरा कल रात के उस खौफनाक हादसे की वजह से अभी भी थोड़ा पीला और डरा हुआ लग रहा था। जय भी सहमा हुआ था, क्योंकि उसे डर था कि कबीर और आदिल जैसे खतरनाक गुंडे उन पर दोबारा हमला करेंगे।
जैसे नक्श वहां पहुंचा, जय अपनी जगह से खड़ा हो गया। जय ने कांप कर कहा, नक्श भाई, कल रात जो हुआ मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। मैंने सुना है कि वो बहुत बड़े नवाब हैं, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तभी आगे से नक्श ने बहुत ही कोमलता से जय के कंधे पर हाथ रखा और उसे वापस बेंच पर बैठा दिया। उसने समृद्धि की तरफ देखा, जो अपने दुपट्टे को कसकर पकड़े हुए थी। नक्श के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी और रूह को शांत कर देने वाली मुस्कान आ गई। नक्श ने बहुत ही ठहरी हुई आवाज में कहा, जय समृद्धि, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब वो तुम्हारा भाई जिंदा है तो कोई तुम पर आंच भी नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हें पुलिस के पास जाने की और डरने की कोई जरूरत नहीं। बस इतना समझ लो कि आज के बाद दोनों दरिंदे और उनका कोई भी आदमी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने लायक नहीं बचा है। उनका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उसकी ये बात सुनकर जय और समृद्धि ने हैरानी से नक्श को देखा। तभी जय ने नक्श से पूछा, खत्म हो चुका है, लेकिन कैसे भाई? तभी नक्श ने बात को गोल मोल करके कहा, कुछ बुराइयां अपने ही पाप के बोझ तले दबकर कुचली जाती हैं। वो इस बात को घुमा रहा था क्योंकि वह अपनी उस खूनी और अरबपति वाली पहचान को इन दोनों के मासूम भाई बहनों से छुपा कर रखना चाहता था। वहीं पल्लवी नक्श की आंखों को देखकर समझ गई थी कि कल रात नक्श ने यकीनन कोई बहुत बड़ा और खौफनाक तूफान खड़ा किया है। लेकिन पल्लवी ने भी कुछ नहीं कहा। उसे अपने नक्श पर अंधा भरोसा था। वहीं नक्श की वो मजबूत और शांत आवाज सुनकर समृद्धि के दिल का सारा खौफ हवा हो गया। उसे लगा जैसे उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हो। चारों के बीच का माहौल एकदम हल्का हो चुका था। कैंटीन में चाय के गिलास आ गए थे। जब वो अपने पुराने और मजाकिया अंदाज में वापस आ गया, वो किसी प्रोफेसर की नकल उतारने लगा, जिसे देखकर पल्लवी और समृद्धि जोर जोर से हंसने लगी। नक्श भी मुस्कुरा रहा था। कॉलेज की वो आम की सुबह और दोस्तों की गपशप और वो कटिंग चाय नक्श को अपनी उन हजारों करोड़ की दौलत से ज्यादा कीमती लग रही थी। तभी नक्श ने जेब में रखा हुआ पुराना सा फोन बजने लगा। नक्श ने स्क्रीन देखी। कॉल निशा की थी। नक्श ने बहुत ही प्यार से फोन उठाकर कहा, हेलो निशा, कैसी हो मेरी बहन? दूसरी तरफ से निशा की आवाज में एक ऐसी खुशी और चहक थी जो पहले कभी नहीं सुनाई दी। उसने खुशी से झूम कर कहा, मैं बहुत खुश हूँ नक्श भाई। निशा अब वो सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाली लड़की नहीं रही। नक्श ने उसे शाह एम्पायर की स्पोर्ट्स कंपनी में चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स बना दिया था। लेकिन उसके साथ ही नक्श ने निशा को पुराना सपना भी पूरा कर दिया। नक्श ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स के पास एक बहुत ही आलीशान और करोड़ों की कीमत वाला रेस्टोरेंट खरीदकर पूरी तरह से निशा के नाम कर दिया था। तभी निशा ने एक्साइटमेंट में कहा, भाई आज मेरे उस नए रेस्टोरेंट का पहला दिन है। पूरी तरह से ओपनिंग हो गई। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस रेस्टोरेंट की शुरुआत मेरे नक्श भाई पल्लवी भाभी के हाथों से हो। आपको आज लंच के लिए मेरे रेस्टोरेंट आना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। उसकी ये बात सुनकर नक्श हंस पड़ा। उसने ठहाका लगाकर कहा, अरे अगर तू बुलाएगी तो मैं पूरी दुनिया छोड़कर आ जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ दो दोस्त भी हैं, जय और समृद्धि। उसकी बात सुनकर ऊपर से निशा ने खुश होकर कहा, अरे वाह, फिर तो और मजा आएगा। आप सब सीधा कॉलेज से यहाँ आ जाइए, मैं खुद आप सबके लिए हाथों से खाना बनाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर नक्श ने फोन काटा और पल्लवी, जय और समृद्धि की तरफ देखा। नक्श ने मुस्कुरा कर कहा, चलो भाई, आज का लंच कैंटीन के समोसों से नहीं बल्कि हैदराबाद के सबसे शानदार नए रेस्टोरेंट में होगा। मेरी एक मुंह बोली बहन ने हमें इनवाइट किया है। उसकी ये बात सुनकर जय और समृद्धि थोड़ा हिचके, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होगा और उनके पास इतने महंगे कपड़े नहीं थे। लेकिन पल्लवी ने समृद्धि का हाथ पकड़कर कहा, कोई झिझक नहीं समृद्धि, हम दोस्त हैं। दोस्तों के बीच कपड़ों का कोई काम नहीं होता। इसके बाद दोपहर के 2 बज रहे थे जब नक्श, पल्लवी, जय, समृद्धि एक कैब लेकर बंजारा हिल्स के उस बहुत ही पोश इलाके में पहुंचे। जैसे वो कैब से नीचे उतरे, जय और समृद्धि की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक बहुत ही आलीशान शीशे और इटालियन मार्बल से बना हुआ रेस्टोरेंट था। बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, निशाज ग्रैंड डाइन। रेस्टोरेंट के बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी थी। मेन गेट पर यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स थे। ये सब देखकर जय ने घबरा कर कहा, भाई ये तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, हम अंदर कैसे जाएंगे? तभी नक्श ने जय के कंधे पर हाथ रखकर कहा,
तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तो बस मेरे पीछे पीछे चल। इसके बाद जैसे ही नक्श और पल्लवी ने उस शीशे के दरवाजे के अंदर कदम रखा, सरप्राइज, पूरे रेस्टोरेंट का स्टाफ, वेटर, खुद निशा मेन गेट पर लाइन लगाकर खड़े थे। निशा ने एक बहुत ही खूबसूरत और प्रोफेशनल हेड शेफ वाली ड्रेस पहनी थी। निशा दौड़ती हुई आई और उसने नक्श के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन नक्श ने उसे बीच में ही रोक कर गले लगा लिया। नक्श ने उसको प्यार से डांट कर कहा, अरे पगली, भाई के पैर छूकर मुझे पाप लगाएगी क्या? आगे से निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, भाई, ये सब आपकी वजह से तो मुमकिन हुआ है। ये कहकर उसने पल्लवी को भी गले लगाया और फिर जय और समृद्धि से बहुत ही गर्मजोशी से मिली। रेस्टोरेंट अंदर से किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। झूमर, हल्की और रोमांटिक लाइट्स, बैकग्राउंड में बजता बहुत ही मीठा वायलिन का म्यूजिक। निशा उन्हें लेकर रेस्टोरेंट के एक वीआईपी शांत और प्राइवेट टेबल पर ले गई। निशा ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहा, आप लोग बैठिए, आज का मेन्यू अगर आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे तो मैं करूंगी। पल्लवी भाभी, मुझे पता है कि आपको इटालियन खाना बहुत पसंद है। आज मैं खुद शेफ के पास खड़े होकर अपने हाथों से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑथेंटिक इटालियन पास्ता, रिड्रोज और ब्रस्तास बनाऊंगी। आज की दावत मेरी तरफ से। यह कहकर निशा खुशी से उछलती हुई किचन की तरफ भाग गई। टेबल पर बैठे और जय और समृद्धि इस शाही खातिरदारी को देखकर हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि नक्श जैसे गरीब लड़के की इतनी अमीर बहन कैसे हो सकती है, और इतने बड़े रेस्टोरेंट्स की मालकिन। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वो बस इस खूबसूरत माहौल को मजा ले रहे थे। इसके बाद कुछ ही देर में वेटर एक के बाद एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत डिशेज टेबल पर सजाने लगे। चीज, गार्लिक, ताजे हर्ब्स की वो सौंधी सौंधी खुशबू पूरे टेबल पर फैल गई। उसे देखकर पल्लवी की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से झूम कर कहा, वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मुझे पसंद है। तभी नक्श ने मुस्कुराकर पल्लवी की प्लेट में से थोड़ा पास्ता परोसा। जय और समृद्धि ने भी खाना शुरू किया। बीच बीच में बहुत ही प्यारी गपशप चल रही थी। तभी जय ने एक निवाला खाकर मजाक में कहा, नक्श भाई, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतनी बड़ी रेस्टोरेंट मालकिन तुम्हारी बहन है और तुम हमें कॉलेज कैंटीन के समोसे खिला रहे थे। चारों जोर जोर से हंसने लगे। तभी पल्लवी ने हंसकर नक्श के कंधे पर हल्का सा मारा। माहौल इतना परफेक्ट, इतना खुशहाल और इतना सुकून भरा था, ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की सारी मुश्किल हमेशा के लिए खत्म हो गई। तभी पल्लवी ने अपने कांटे से उस इटालियन पास्ता का एक बड़ा सा निवाला उठाकर कहा, सच में निशा के हाथ में जादू है। यह कहकर पल्लवी ने वो निवाला अपने मुंह में रखा और उसे चबने लगी। नक्श बहुत ही प्यार और सुकून से पल्लवी को खाते हुए देख रहा था। 15 साल के दर्द, किडनैपिंग और उस विराट राठी के खौफनाक जाल के बाद पल्लवी के चेहरे पर यह बेफिक्र मुस्कान नक्श के लिए जन्नत से कम नहीं थी। लेकिन जन्नत और नर्क के बीच का फासला कभी कभी सिर्फ एक सांस का होता है। पल्लवी ने जैसे ही पास्ते का दूसरा निवाला निकला, अचानक पल्लवी के चेहरे की मुस्कान एक सेकंड में जम गई। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें आंखें अचानक खौफ और एक अजीब से सदमे में फैल गई। उसके हाथ की उंगलियां कांपने लगी। वो चांदी का कांटा उसके हाथ से छूटकर खन की आवाज के साथ उस प्लेट पर गिर पड़ा। इसी के साथ टेबल पर चल रही जय और समृद्धि की हंसी अचानक रुक गई। नक्श की वो सुकून भरी मुस्कान एकदम गायब हो गई। उसने पल्लवी के उस जमे हुए चेहरे को देखकर कहा, पल्लवी, क्या हुआ मेरी जान? तीखा लग गया है क्या? लेकिन आगे से पल्लवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके गले में एक बहुत ही खुरदरी, घुटती हुई और डरावनी सी गक गक की आवाज निकलने लगी, जैसे ही अंदर से उसकी सांसें की नली में लोहे की जंजीर ने किसी को कस दिया हो। पल्लवी के दोनों हाथ अपने आप उसकी गर्दन की तरफ चले गए। वो अपनी ही गर्दन को पागलों की तरह नोचने लगी, जैसे वो अंदर जाने वाली हवा को खींचना चाहती हो। उसके माथे पर सिर्फ 2 सेकंड के अंदर पसीने की मोटी मोटी बूंद उभर आई। उसके होठ पर कुछ पहले गुलाबी थे, झटके में नीले पड़ने लगे। देखते ही देखते नक्श अपनी कुर्सी से झटके से खड़ा हुआ और उसने चिल्ला कर कहा, पल्लवी। इससे पहले कि नक्श आगे बढ़कर उसे पकड़ पाता, पल्लवी का शरीर अपनी कुर्सी के पीछे की तरफ भारी हो गया। धड़ाम। पल्लवी कुर्सी समेत जमीन पर बुरी तरह से गिर पड़ी। ये देखकर समृद्धि चीख पड़ी, दीदी। जय भी डर के मारे अपनी जगह से उठ गया था। पूरे रेस्टोरेंट का म्यूजिक मानो बज गया और एकदम से रुक गया।
आसपास बैठे लोग घबरा कर खड़े हो गए। नक्श पागलों की तरह टेबल के ऊपर छलांग लगाकर सीधा पल्लवी के पास जमीन पर आ गया। उसने पल्लवी के सिर को अपनी गोद में रखा। नक्श ने पागलों की तरह पल्लवी को गालों को थपथपा कर कहा, पल्लवी पल्लवी आंखें खोलो, पल्लवी क्या हुआ तुझे? लेकिन पल्लवी की हालात अब किसी खौफनाक और जानलेवा हमले को गवाही दे रही थी। जमीन पर गिरते ही पल्लवी का पूरा शरीर एक धनुष की तरह अकड़ गया। उसके हाथ पैर बुरी तरह दर्दनाक तरीके से हवा में तड़पने लगे। वो फर्श पर एक कटी हुई मछली की तरह तड़पने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ पलट गई। सबसे खौफनाक मंजर तब पैदा हुआ जब पल्लवी के उन नीले पड़ चुके होठों के कोनों से एक गाढ़ा सफेद रंग का झाग उबलकर बाहर आने लगा। वो झाग उसके गालों से होता हुआ फर्श पर गिरने लगा। उसकी नसें तनकर फटने वाली हो गई। तभी निशा किचन से बाहर आई और खौफनाक मंजर देखकर चीखते हुए पल्लवी के पास भागी। उसने चिल्लाकर कहा, ओ माय गॉड, भाभी को क्या हुआ? भाई एम्बुलेंस बुलाओ। निशा पागलों की तरह रोने लगी। जय और समृद्धि फर्श पर बैठकर कांप रहे थे। रेस्टोरेंट में हाहाकार मच गया, लेकिन नक्श शाह एम्पायर को खूंखार बादशाह, जिसने कल रात निहाल के साथ 6 गुंडे और 7 सेकंड में उनकी नसें तोड़ी, जिसने आदिल और कबीर नवाब जैसे खूंखार माफियाओं के हाथ पैर अपनी तलवार के एक झटके में काट दिए, वजह और खौफनाक नक्शा आज इस रेस्टोरेंट के फर्श पर अपनी तड़पती हुई मोहब्बत के सामने पूरी तरह से अपाहिज और लाचार बेबस हो चुका था। उसकी सारी दौलत, सारी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, सारा गुरूर पल्लवी के मुंह से निकलते हुए सफेद झाग के सामने मिट्टी बन गया था। वो अपने दुश्मन को मार तो सकता था, लेकिन पल्लवी के शरीर के अंदर दौड़ते उस अदृश्य जहर को कैसे बाहर लड़ेगा? नक्श ने पल्लवी का गाल थपथपा कर कहा, पल्लवी पल्लवी मेरी जान, सांस लो, मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज भगवान के लिए आंखें खोलो। नक्श पल्लवी के उस अकड़े हुए शरीर को अपने सीने से लगाकर पागलों की तरह छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। पल्लवी की तड़प अब कम हो रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसकी सांसें उखड़ रही थी। नक्श ने पल्लवी को अपनी बाहों में उठा लिया और हैवानियत भरी तड़प उसके अंदर उठ गई। नक्श ने पागलों की तरफ फोन निकाला। काशीनाथ जी को फोन लगाकर सबसे खौफनाक और चीखती हुई आवाज में दहाड़ मारी, जो पूरे रेस्टोरेंट को चीर गई। उसने चिल्लाकर कहा, काशीनाथ जी, मेरी पल्लवी को किसी ने जहर दिया है। मुझे अभी के अभी इस शहर का सबसे बड़ा चौपर और डॉक्टर यहाँ चाहिए। अगर मेरी पल्लवी को कुछ हुआ तो मैं पूरे हैदराबाद शहर को आज आग लगा दूंगा। नक्श पल्लवी की बाहों में रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ भागा। उसका दिमाग एक बार फिर उस दर्दनाक और खौफनाक सस्पेंस के दलदल में धंस चुका था। उसने मन ही मन में सोचा, किसने किया ये? कौन है जो मेरी पल्लवी को मारना चाहता है? नक्श ने पल्लवी के उस ठंडे पड़ते शरीर को अपनी मजबूत बाहों में उठा रखा था और उसे अब किसी एम्बुलेंस कैब का इंतजार नहीं करना था। वह जानता था कि हर गुजरता हुआ सेकंड उसकी पल्लवी को मौत के उस खौफनाक खाई में धकेल रहा है। नक्श पल्लवी को सीने से लगाए पागलों की तरह रेस्टोरेंट से बाहर भागा। जय, समृद्धि, निशा रोते हुए उसके पीछे भाग रहे थे। नक्श ने उस फोन कॉल का असर था कि महज 4 मिनट के अंदर हैदराबाद के उस पोश इलाके के ऊपर आसमान का सीना चीरता हुआ शाह एम्पायर का बहुत ही एडवांस प्राइवेट मेडिकल चोपर मंडराने लगा। चोपर ने रेस्टोरेंट्स के पास एक खाली मैदान की लैंडिंग की। हवा में तेज बवंडर और धूल के बीच नक्श पल्लवी को अपनी बाहों में जकड़े हुए उस चोपर की तरफ दौड़ा। अंदर शाह एम्पायर की सबसे बेहतरीन मेडिकल इमरजेंसी टीम मौजूद थी। तभी एक डॉक्टर ने चिल्ला कर कहा, ऑक्सीजन मास्क लगाओ, पल्स रेट गिर रहा है। चॉपर के अंदर मौजूद पैरामेडिकल्स पागलों की तरह पल्लवी के नसों में इंजेक्शन और आईवी ड्रिप लगाने लगे। नक्श चॉपर के फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने पल्लवी के उस ठंडे और बेजान हाथ को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ा था। नक्श ने रोते हुए पल्लवी के माथे को चूमकर कहा, पल्लवी मेरी जान, मेरी आवाज सुन, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं यमराज से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। प्लीज सांस लो पल्लवी, मुझे ऐसे तड़पाओ मत। नक्श था वो इंसान जिसके इशारे पर देशों की सरकार हिल जाए, जिसके पास हजारों करोड़ की दौलत थी और वह आज अपनी उस दौलत को आग लगा देना चाहता था। उसे अपनी दौलत, अपने रुतबे और अपने शाह एम्पायर से नफरत होने लगी थी, क्योंकि ये सारी ताकत मिलकर उस पल्लवी के शरीर पे एक सांसें नहीं फूंक पा रही थी। चौपर ने हैदराबाद के सबसे महंगे
बड़े और सबसे एडवांस अपोलो इमरजेंसीज एंड रिसर्च हॉस्पिटल की छत पर लैंड किया। हॉस्पिटल की छत पर पहले देश के सबसे बड़े अनुभवी डॉक्टर्स एक पूरी फौज स्ट्रेचर लेकर तैयार खड़ी थी। चीफ डॉक्टर ने चिल्लाकर हुक्म देकर कहा, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, सीधा आईसीयू में लेकर चलो। नक्श पागलों की तरह स्ट्रेचर के साथ साथ भाग रहा था। हालांकि पल्लवी के चेहरे पर ऑक्सीजन का मास्क लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर जो पीलापन और नीले होठ चीख चीख कर मौत की गवाही दे रहे थे। तभी नक्श ने पागलों की तरह डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ा कर कहा, डॉक्टर प्लीज मेरी पल्लवी को बचा लीजिए। मैं इस पूरे हॉस्पिटल को सोने से तोल दूंगा, लेकिन इसे खरोंच नहीं आनी चाहिए। आगे से डॉक्टर ने उसको बाहर रुकने का इशारा किया कर, सर प्लीज आप बाहर रुकिए, हमें अपना काम करने दीजिए सर। तभी नर्सों ने आईसीयू को भारी कांच के दरवाजे को बंद कर दिया और नक्श शाह उन कांच के दरवाजों से टकराकर वहीं फर्श पर गिर पड़ा। अंदर आईसीयू में एक खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग शुरू हो चुकी थी। मशीनें जोर जोर से बीप कर रही थी। कई सारे डॉक्टर्स पल्लवी के शरीर को घेरे हुए थे। कोई उसकी छाती को दबा रहा था तो कोई उसके गले में ट्यूब डाल रहा था ताकि जहर उसके फेफड़ों तक न पहुंचे। बाहर फर्श पर बैठा नक्श कांच के उस पार अपनी दुनिया को लुटते हुए देख रहा था। तभी अचानक आईसीयू के अंदर सबसे खौफनाक आवाज गूंजी जो किसी इंसान की रूह निकाल ले। हार्ट मॉनिटर की वो हरी लाइन जो पल्लवी की धड़कनों को दिखा रही थी, वो अचानक बिल्कुल सीधी हो गई। तभी डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा, पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में जा रही है, डिफिब्रिलेटर लाओ, चार्ज टू 200। डॉक्टर ने बिजली के पैड पल्लवी के छाती पर रखे उसे एक जोरदार शॉक दिया। पल्लवी का बेजान शरीर हवा में उछलकर वापस बेड पर आ गिरा। ये देखकर बाहर कांच से चिपका हुआ नक्श पागलों की तरह चीखा, नहीं पल्लवी, आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाना। वो कांच को अपने मुक्कों से तोड़ने की कोशिश करने लगा। नक्श के हाथ से खून बहने लगा, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके सीने में उठने वाला दर्द दुनिया की हर शारीरिक दर्द से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा था। तभी हॉस्पिटल के उस लंबे कॉरिडोर में काशीनाथ जी अपने दर्जनों कमांडोज के साथ दौड़कर आए। उन्होंने आकर नक्श को पीछे से कसकर पकड़ लिया। काशीनाथ जी ने रोकर नक्श को शांत करवाने की कोशिश करके कहा, बाबा खुद को संभालिए बाबा, डॉक्टर्स उन्हें बचा लेंगे, आप ऐसे टूट जाएंगे तो कातिल को कौन ढूंढेगा बाबा। तभी नक्श काशीनाथ जी के सीने से लगकर एक छोटे और बेबस बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वहीं अंदर आईसीयू में 3 बार बिजली के खौफनाक शॉक देने के बाद मॉनिटर पर एक बहुत ही कमजोर लेकिन उम्मीद भरी बेप की आवाज आई। पल्लवी की धड़कनें लौट आई थी, लेकिन वो धड़कनें इतनी कमजोर थी कि किसी भी पल टूट सकती थी। करीब 2 घंटे तक आईसीयू के अंदर में मौत और जिंदगी की एक खौफनाक जंग चलती रही। बाहर नक्श की सांसें अटकी हुई थी। जय समृद्धि निजा भी वहां पहुंच चुके थे और एक कोने में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। आखिरकार आईसीयू के कांच का दरवाजा धीरे से खुला। हॉस्पिटल के चीफ टॉक्सियोलॉजिस्ट और हेड सर्जन बाहर आए। उनके चेहरे पर पसीना था, उनके सर्जिकल मास्क नीचे लटक गए थे और उनकी आंखों में एक बहुत ही खौफनाक और बेबस निराशा थी। नक्श बिजली की फुर्ती से उठकर उन डॉक्टर्स के सामने खड़ा हो गया। उसने घबरा कर पूछा, डॉक्टर मेरी पल्लवी ठीक तो है ना, उसे होश आ गया ना। नक्श की आवाज कांप रही थी। तभी आगे से चीफ डॉक्टर ने अपनी नजरें झुका ली। एक डॉक्टर के लिए वो सबसे भारी पल होता है जब उसे किसी की मौत की हकीकत बतानी होती है। डॉक्टर ने गहरी और कांपती हुई सांस लेकर कहा, मिस्टर शाह, हमने पेशेंट की धड़कनों को वापस ला दिया है। हमने उनका स्टमक को वॉश भी किया ताकि जहर और खून में ना फैले। उनकी ये बात सुनते ही नक्श ने राहत की सांस लेकर आसमान की तरफ देखकर कहा, थैंक गॉड, मैं आपको ब्लैंक चेक दूंगा डॉक्टर, जो मांगोगे वो दूंगा। तभी डॉक्टर ने कहा, सर प्लीज मेरी बात पूरी सुन लीजिए। डॉक्टर की वो भारी और खौफनाक आवाज ने नक्श को उस पल की राहत में एक सेकंड में चकनाचूर कर दिया। डॉक्टर ने नक्श की आंखों में बहुत ही संजीदगी से देखकर खौफनाक सच बताना शुरू किया। डॉक्टर ने नक्श से कहा, मिस्टर शाह प्लीज मेरी बात सुनिए। मिस्टर शाह, पेशेंट के शरीर में जो जहर गया है वो कोई आम चूहे की मारने की दवाई या बाजार में मिलने वाला केमिकल नहीं। ये बहुत ही दुर्लभ सिंथेटिक न्यूरोटॉक्सिन्स है। इसे बहुत ही शातिर और प्रोफेशनल तरीके से किसी लैब में तैयार किया गया है। ये जहर सीधा इंसान के नर्वस सिस्टम
दिमाग के नसों को सुन कर देता है। डॉक्टर की आवाज में एक डर था। उसकी ये बात सुनकर आगे से नक्श ने चिल्ला कर कहा, तो इसका एंटीडोट दीजिए ना। दुनिया के जिस कोने में दवा मंगवानी है मंगवाइए, मेरे पास प्राइवेट जेट्स हैं। नक्श पागलों की तरह डॉक्टर के कॉलर्स की तरफ बढ़ा, लेकिन काशीनाथ ने उसे रोक दिया। तभी डॉक्टर ने बेबसी से कहा, मिस्टर शाह, प्रॉब्लम यही है, इस जहर का कोई फिक्स एंटीडोट मेडिकल साइंस की किताबों में नहीं, क्योंकि ये एक कस्टम मेड जहर है। जब तक हमें ये जहर का ये पता नहीं चलेगा कि इस जहर को बनाने में कौन कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ, हम इसका एंटीडोट नहीं बना सकते। अगर हमने कोई गलत दवा दी तो पेशेंट की तुरंत मौत हो जाएगी। उसकी यह बात सुनकर नर्स का दिमाग सुन पड़ने लगा। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, इसका मतलब? तभी डॉक्टर ने अपने खौफनाक फैसले के आखिरी शब्द कहे। उसने नक्श को बताकर कहा, इसका मतलब यह है मिस्टर शाह कि वो जहर पेशेंट के खून में मिल चुका है। वो धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स काम करने से रोक रहा है। हमने उन्हें लाइफ सपोर्ट मशीन और वेंटिलेटर पर डाल दिया है, लेकिन ये मशीन सिर्फ एक धोखा है। डॉक्टर ने अपनी घड़ी देखी और नक्श की लाल और खौफनाक आंखों में झांकते हुए अल्टीमेटम देकर कहा, इस जहर की मारक क्षमता इतनी खतरनाक है मिस्टर शाह कि अगर इन मशीनों के सारे भी पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 48 घंटों तक बचा सकते हैं। 48 घंटे, ये शब्द नक्श शाह के कानों में किसी परमाणु बम की तरह लगे। तभी डॉक्टर ने बाहरी मन से कहा, 48 घंटे के बाद जहर उनके दिल में और दिमाग में पूरी तरह से भर जाएगा और डैमेज कर देगा, और फिर हमें उन्हें नहीं बचा पाएंगे। आई एम सॉरी मिस्टर शाह। अगर हमें इन 48 घंटों के अंदर जहर का असली सैंपल या कातिल नहीं मिला जिसने इसे बनाया है, तो हमें पेशेंट्स का लाइफ सपोर्ट हटाना पड़ेगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से अपना सिर झुकाकर चले गए। अब हॉस्पिटल के उस ठंडे कॉरिडोर में एक भयानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जय समृद्धि निशा फर्श पर गिरकर दहाड़ मार मार कर रोने लगे। पल्लवी दीदी, सिर्फ 48 घंटे। वहीं काजनाथ जी अपनी आंखें बंद करके दीवार के सहारे खड़े हो गए। उन्हें लग रहा था कि शाह एम्पायर की इतनी बड़ी ताकत आज एक बार फिर जहर के आगे घुटने टेक चुकी है। लेकिन नक्श शाह की आंखों में बहने वाले वो बेबस आंसू अब अचानक रुक गए। उसका वो रोता हुआ और गिड़गिड़ाता हुआ लाचार आशिक वाला रूप अब एक ऐसे सर्द बेरहम खूंखार साए में तब्दील हो रहा था जिसे देखकर मौत भी कांप जाए। नक्श ने आईसीयू के कांच के दरवाजे के अंदर से देखा। उसकी पल्लवी, उसकी दुनिया, दर्जन मशीन, तारे, वेंटिलेटर की आवाजों के बीच बेजान पड़ी थी। उसका चेहरा का पीला था। उसके सीने में उठना गिरना सिर्फ एक मशीन के भरोसे था। नक्श ने अपने आप से फुसफुसा कर कहा, सिर्फ 48 घंटे। नक्श ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को इतनी जोर से भींचा, पोर सफेद पड़ गए। उसने कांच से अपना चेहरा हटाया और काशीनाथ जी की तरफ घूमा। नक्श की आंखों में अब कोई आंसू, कोई दर्द, कोई बेबसी नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ एक कयामत की आग जल रही थी। एक ऐसा पागलपन और हैवानियत जन्म ले चुका था, उस दुनिया की हर एक चीज को राख करने के लिए तैयार था। नक्श ने काशीनाथ से कहा, काशीनाथ जी। नक्श की आवाज इतनी कड़क, ठंडी और खौफनाक थी कि कॉरिडोर में खड़े दर्जनों कमांडोज एकदम सीधे हो गए। काशीनाथ ने आंसुओं को पोंछकर कहा, जी बाबा। तब नक्श ने अपनी घड़ी की तरफ देखकर मौत का काउंटडाउन शुरू करके कहा, मेरी पल्लवी की सांसें अगले 48 घंटे तक इस हॉस्पिटल की मशीनों के सहारे है। लेकिन उन 48 घंटों में पहले मैं उस कातिल के रूह को पताल से भी खींच कर लाऊंगा। मुझे निशा के उस रेस्टोरेंट की हर एक सीसीटीवी फुटेज, किचन का एक एक कर्मचारी, वहां परोसे गए खाने का एक एक सैंपल, सब कुछ सीज चाहिए। पुलिस को बीच में मत आने देना। तभी आगे से काशीनाथ जी ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन बाबा, कातिल कौन हो सकता है? विराट राठी जेल में है, नवाब खानदान अस्पताल में है। तभी नक्श ने अपने शर्ट के खून से सने हुए कफ को फोल्ड करके एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, दुश्मन को लगता है कि उसने बहुत शातिर और अदृश्य चाल चली। उसने एक ऐसा जहर दिया है जिसका कोई इलाज नहीं। लेकिन वो भूल गया कि नक्शा जब शिकार पर निकलता है तो इलाज नहीं ढूंढता, वो उस इंसान को ढूंढता है जिसने वो जहर बनाया। और जब वो उसे ढूंढेगा तो वो खुद अपने ही खून से उस जहर का एंटीडोट बनाएगा। ये कहते हुए नक्श ने आईसीयू की तरफ एक आखिरी नजर डालकर कहा, मेरा इंतजार करना पल्लवी, मैं सिर्फ 48 घंटों में लौट कर आऊंगा और अपने साथ उस कातिल का कटा हुआ सिर लेकर आऊंगा।
यह कहकर नक्श मुड़ा और आंधी की रफ्तार से हॉस्पिटल के कॉरिडोर से बाहर निकल गया। टिक 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 टिक, मौत की घड़ी शुरू हो चुकी थी। 48 घंटों का वो खौफनाक और सांसें रोक देने वाला सबसे खूनी सफर शुरू हो चुका था। नक्श शाह अब सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक ऐसा यमराज बनने वाला था जो रेस्टोरेंट के उन किचन में छुपे हुए अदृश्य कातिल की हर एक चाल को उसी के खून से धोने वाला था। बाहर शाम ढल चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए गए थे। नक्श ने अपनी कार का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से मुट्ठी में भींचा, उसके हाथों की नसें तन गई। नक्श ने अपनी घड़ी को देखकर एक बहुत ही खौफनाक और सर्द फुसफुसाहट में कहा, 47 घंटे 50 मिनट। कातिल को लगता है कि उसने एक अदृश्य चाल चली, लेकिन उसे नहीं पता कि जिस लड़की के खून में जहर घोला है उसका आशिक शाह एम्पायर का वो बादशाह है जो हवाओं में घुले उस जहर को भी अपनी नंगे हाथों से निचोड़ सकता है। यह कहकर नक्श ने अपना फोन निकाला और काशीनाथ जी को कॉल किया। जैसे ही काशीनाथ जी ने फोन उठाया, नक्श ने ठंडे स्वर में कहा, काशीनाथ जी। नक्श की आवाज में कोई जज्बात नहीं था। वो पूरी तरह से एक मशीन और एक डिटेक्टिव और एक जल्लाद के रूप में काम कर रहा था। उसने सीधे मुद्दे की बात पर आकर कहा, निशा के रेस्टोरेंट निशाज ग्रैंड डायन के चारों तरफ सील करवा दीजिए। अंदर मौजूद एक भी वेटर, एक भी शेफ, एक भी क्लीनर या कोई भी कस्टमर बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे हैदराबाद पुलिस वहां नहीं चाहिए। वो लोग सबूत मिटा देंगे। मुझे शाह एम्पायर को अपनी सीक्रेट फोरेंसिक टीम और केमिकल एक्सपर्ट्स की पूरी फौज अगले 10 मिनट के अंदर रेस्टोरेंट में चाहिए। हम उस किचन का ऑपरेशन करेंगे। काशीनाथ जी ने तुरंत हुक्म की तामील करके कहा, जी बाबा, हमारी सबसे एडवांस फोरेंसिक टीम अभी रास्ते में है। उनकी बात सुनते ही नक्श ने फोन रख दिया और उसने एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी एक खौफनाक रफ्तार के साथ वापस उसी रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़ी जहां मौत ने दावत दी थी। महज 12 मिनट के अंदर वो आलीशान और उस रेस्टोरेंट एक खौफनाक जेल में बदल चुका था। काले कपड़े पहने शाह एम्पायर के हथियारों से लैस कमांडोज ने रेस्टोरेंट्स के चारों दरवाजों को ब्लॉक कर दिया था। बाहर कोई पुलिस की सायरन नहीं, क्योंकि नक्श शाह का रुतबा पुलिस से कहीं ऊपर था। अंदर का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। रेस्टोरेंट का सारा स्टाफ, वेटर, असिस्टेंट शेफ, मैनेजर, सब के सब हॉल में एक कोने में घुटनों के बल डरे हुए बैठे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी रेस्टोरेंट का मेन कांच का दरवाजा खुला। नक्श अंदर आया। उसकी लाल आंखें, उसकी खामोश और मौत जैसी चाल, उसे देखकर स्टाफ की सांसें गले में अटक गई। उसके सामने कोई पुलिस वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा माफिया खड़ा था जो किसी भी कोर्ट कचहरी के बिना उनकी जान ले सकता है। तभी निशा ने, जो हॉस्पिटल से नक्श के पीछे पीछे आ गई थी, वो ये जानना चाहती थी कि इस सब के पीछे कौन है। रोती हुई नक्श के पास आई और वो अपने पैरों के गिर पड़ गई। उसने रोकर कहा, भाई, भाई मुझे माफ कर दो। मेरी ही गलती है भाई। मैंने अपने हाथों से भाभी के लिए पास्ता बनाया था। मुझे नहीं पता कि उसमें, मुझे मार डालो भाई। मेरी वजह से पल्लवी भाभी। आगे से नक्श ने झुककर निशा को उठाया। उसके चेहरे पर निशा के लिए कोई गुस्सा नहीं था। नक्श ने निशा के आंसू को पोंछकर एक बहुत ही सुलझी हुई ठंडी आवाज में कहा, चुप हो जा मेरी बहन। मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया। अगर तूने जहर देना होता तो तुम हमें यहाँ बुलाकर जहर नहीं देती। किसी ने तेरी इस खुशी का, तेरे इस किचन का फायदा उठाया, और वो कातिल इन्हीं दीवारों के बीच मौजूद है जो जल्द ही हमारी मुट्ठी में होगा। वो उसे बात ही कर रहा था, तभी दरवाजे से शाह एम्पायर की हाई टेक फोरेंसिक टीम अंदर आई। उनके हाथों में सिल्वर रंग के बड़े बड़े ब्रीफकेस थे, जिनमें दुनिया के सबसे एडवांस केमिकल एनालाइजर, यूवी लाइट्स और स्पेक्ट्रोमीटर मौजूद थे। तब मीनाक्षी ने अपनी घड़ी की तरफ देखकर हुक्म देकर कहा, टीम, हमारे पास वक्त बहुत कम है। सिर्फ 47 घंटे बचे हैं मेरी दुनिया को बचाने के लिए। मुझे इस रेस्टोरेंट के किचन में एक एक कोना, मसालों का एक एक डिब्बा, फ्रिज में रखा एक एक सामान, पूरे सामान को अच्छे से टेस्ट की हुई रिपोर्ट चाहिए। मुझे वो सिंथेटिक न्यूरोटॉक्सिन्स चाहिए। उसका ये ऑर्डर सुनते ही फोरेंसिक टीम तुरंत काम पर लग गई और तभी नक्श उस टेबल के पास गया जहां कुछ घंटे पहले पल्लवी, जय, समृद्धि वहां बैठकर हंस रहे थे। टेबल अभी भी पल्लवी की वो आधी खाई हुई प्लेट, वो पास्ता फर्श पर गिरा और चांदी का कांटा वैसे ही वैसा पड़ा था।
नक्श का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह एक थ्योरी को डिफेंड कर रहा था। सबसे पहली थ्योरी जो उसके दिमाग में आई, क्या जहर किचन के मेन इंग्रेडिएंट्स में मिलाया गया था। इस थ्योरी के बारे में सोचकर नक्श ने खुद से कहा, इम्पॉसिबल। अगर जहर आटे में, सॉस में, सब्जियों में होता तो आज रेस्टोरेंट्स में खाना खाने वाले हर कस्टमर हॉस्पिटल में तड़प रहा होता। लेकिन सिर्फ पल्लवी को जहर चढ़ा। इसका मतलब जहर किसी कॉमन चीज में नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक थ्योरी आई, क्या जहर पल्लवी की उस खास पास्ता वाली डिश में मिलाया गया था। ये थ्योरी आते ही दिमाग में नक्श ने फोरेंसिक टीम के हेड को बुलाया। फोरेंसिक टीम के हेड ने उसके पास आकर नक्श ने टेबल पर रखे उस प्लेट की तरफ इशारा करके कहा, डॉक्टर रॉय, इस पास्ता का टेस्ट कीजिए। पल्लवी ने ही खाया था। उसका ऑर्डर सुनते ही खुद डॉक्टर रॉय ने अपनी किट में एक लंबी सी कांच की ट्यूब निकाली और पास्ता का थोड़ा सा हिस्सा लिया, उसे एक केमिकल रेजेंट में डाल दिया। सबकी सांसें रुकी हुई थी। अगर इस पास्ता में वो न्यूरोटॉक्सिन्स था तो वो लिक्विड तुरंत गहरे नीले या काले रंग में बदल जाएगा। तब मशीन ने प्रोसेस किया, लिक्विड का रंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। डॉक्टर रॉय ने हैरानी से मशीन की तरफ देखा। तभी डॉक्टर रॉय ने नक्श की तरफ देखकर कहा, सर ये कैसे हो सकता है? इस पास्ता में कोई जहर है ही नहीं। ये खाना 100% सेफ और शुद्ध है। खाने में जहर नहीं। ये सुनते ही निषाद, जय, समृद्धि जो अभी हॉस्पिटल से आ गए थे, नक्श को सपोर्ट करने के लिए और एक कोने में खड़े हो गए थे। वो हैरान थे। तभी जय ने आगे आकर कांप कर पूछा, अगर खाने में जहर नहीं था तो पल्लवी भाभी के शरीर में जहर गया कैसे? वही नक्श की आंखें अचानक बहुत तेज और खतरनाक तरीके से चमक उठी। उसने धीरे से कहा, कातिल बहुत ज्यादा शातिर है। नक्श का दिमाग अब एक ऐसी दिशा में दौड़ रहा था जहां कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। नक्श ने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा। वो अपने दिमाग में कुछ घंटे पहले पूरी घटना को एक फिल्म की तरह रिवाइंड करने लगा। निशा ने खाना लाकर टेबल पर रखा। पल्लवी ने पास्ता की प्लेट अपनी तरफ खींची। हम सब बात कर रहे थे। पल्लवी ने अपने हाथ से वो चांदी का कांटा उठाया। पल्लवी ने पास्ते का एक निवाला अपने मुंह में रखा। वो मुस्कुराई। उसने दूसरा निवाला उठाया और फिर उसके हाथ से वो कांटा खन की आवाज के साथ प्लेट पर गिर गया। उसके मुंह से झाग आने लगा। इस सब के बारे में सोचकर नक्श की बंद आंखें झटके से खुली। नक्श के मुंह में बहुत गहरी खौफनाक फुसफुसाहट निकली। उसने धीरे से कहा, कांटा। नक्श बिजली की फुर्ती से उस फर्श की तरफ झुका जहां पल्लवी के हाथों से छूट कर वो चांदी का कांटा गिरा हुआ था। नक्श ने उस कांटे की तरफ अपनी उंगली से इशारा करके कहा, डॉक्टर रॉय, खाने का टेस्ट बंद कर दीजिए। कातिल ने जहर खाने में नहीं मिलाया। अगर वो खाने में जहर मिलाता तो उसका रंग या स्वाद बदल सकता था। पल्लवी उसे थूक देती। या शायद हम भी उसे प्लेट में कुछ खा लेते। नक्श ने अपने दांत पीसकर खौफनाक थ्योरी सबके सामने लाकर कहा, कातिल ने जहर उस बर्तन पर लगाया है जिसे पल्लवी खाना खा रही थी। उस कांटे की नोक को या फिर पल्लवी के इस सेरेमिक प्लेट के किनारों को उस सिंथेटिक जहर से पेट में अंदर किया गया है। ये थ्योरी सुनते ही फोरेंसिक टीम ने वहां मौजूद हर इंसान के साथ साथ रोंगटे खड़े हो गई। तभी नक्श ने अपनी आंखों को सिकोड़कर पूरी बात समझाकर कहा, एक बहुत ही गाढ़ा और ट्रांसपेरेंट जहर जो सूखने के बाद दिखाई नहीं देता। जैसे पल्लवी ने इस कांटे से गर्म पास्ता उठाया, उस कांटे पर लगा हुआ सूखा जहर गर्म पास्ते की भाप और पल्लवी के लार के साथ एक्टिव हो गया। जब पल्लवी ने वो निवाला चबाया तो खाना तो साफ था, लेकिन कांटे पर लगा हुआ वो मौत का जहर उसका जीभ की नसों के जरिए दिमाग तक पहुंच गया। वो पूरी थ्योरी सुनकर डॉक्टर रॉय के पसीने छूट गए। उन्होंने चौंक कर कहा, सर ये तो इंटरनेशनल असिस्टेंस का तरीका है। ये कोई आम जहर देने का तरीका नहीं है। तभी आगे से नक्श ने दहाड़ कर कहा, राइट नाउ टेस्ट दिस। उसकी दहाड़ सुनकर डॉक्टर रॉय ने बड़ी सावधानी से चिमटे की मदद से फर्श पर गिरे हुए चांदी के कांटे को उठाया और उन्होंने उस खास केमिकल में उसके लिए छोड़ दिया। जैसे ही वो स्वैब उस मशीन से लिक्विड में गया, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ट्रांसपेरेंट लिक्विड एक गहरे काले और डार्क पर्पल रंग में तब्दील हो गया। तब मशीन से एक बीप की आवाज आई। स्क्रीन पर लाल रंग में लिखा आ गया था, हाईली टॉक्सिक सिंथेटिक न्यूरोटॉक्सिन्स डायरेक्टेड। ये रिजल्ट देखते ही डॉक्टर रॉय के खौफ हाथ से पीछे हटकर कहा, ओ माय गॉड मिस्टर शाह, आप बिल्कुल सही थे। जहर खाने में नहीं, इस कांटे पर पेंट किया गया था।
ये इतना जहर खतरनाक है कि अगर इसकी एक बूंद भी खून में चली जाए तो इंसान का नर्वस सिस्टम 10 मिनट के कोलैप्स कर जाएगा। उसकी बात सुनकर प्रूफ हो गया कि नक्श शाह का वो खौफनाक और मास्टरमाइंड दिमाग बिल्कुल सही था। कातिल की चालाकी नक्श के रडार से बच नहीं पाई थी। तभी नक्श ने अपनी घड़ी देखकर कहा, 45 घंटे और 10 मिनट। जहर कहाँ था, वो कैसे पता चला था? लेकिन सबसे पहले और सबसे खौफनाक सवाल ये था कि वो कांटा पल्लवी की टेबल तक पहुंचा कैसे। नक्श मुड़ा और डरी हुई निशा की आंखों में देखकर कहा, निशा, जब तूने खाना बनाया था तो ये प्लेट और ये कटलरी टेबल पर किसने लगाई थी? क्या तूने खुद अपने हाथों से बर्तन रखे थे? ये सवाल सुनते ही निशा कुछ अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। कुछ देर सोचने के बाद निशा ने हकला कर कहा, नहीं भाई, मैंने तो सिर्फ किचन में पास्ता बनाया था। मुझे मुझे याद है जब पास्ता बन गया था तो मैंने सर्विस के लिए घंटे बजाए। और ये कहते हुए निशा की आंखें अचानक बड़ी हो गई, उसे कुछ याद आ गया। तभी नक्श ने जोर से पूछा, और क्या निशा, बोलो। निशा ने कांपते हुए स्टाफ की भीड़ में जो कोने में बैठी थी उसकी तरफ इशारा करके कहा, और मेरा वो नया हेड वेटर। उसने प्लेट्स उठाई थी। उसी ने किचन के बाहर रखे हुए कटलरी बॉक्स से चांदी के कांटे निकालकर नैपकिन में लपेटे थे और उतने उसने ही पल्लवी भाभी की टेबल सेट की थी। उसकी यह बात सुनते ही नक्श की नजर तुरंत उस स्टाफ की भीड़ पर पड़ी। उसने कड़क आवाज में कहा, कौन है वो वेटर? नक्श की आवाज में साक्षात मौत का फरमान था। तभी निशा ने कांपते हुए उंगली से भीड़ की तरफ इशारा करके कहा, वो जो पीछे। लेकिन निशा की उंगली हवा में रुक गई। इसी के साथ भीड़ में बैठे सारे वेटर स्टाफ एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वहां डर का माहौल था, लेकिन निशा की सांस रुक गई। उसने हकला कर कहा, भाई, वो लड़का रोहन था। मैंने उसे सिर्फ 3 दिन पहले नौकरी पर रखा था। वो इस भीड़ में नहीं है भाई। गायब। यह पता चलते ही नक्श का दिमाग झटके में पूरी तरह से कहानी समझ गया। वो कोई आम वेटर नहीं था, वो एक पेशेवर ट्रेंड किराए पर कातिल था। 3 दिन पहले ही एक बहुत ही शातिर प्लानिंग के तहत निशा के रेस्टोरेंट में प्लांट पर रखा गया था। कातिल जानता था कि निशा नक्श की मुंह बोली बहन है और नक्श पल्लवी के साथ इस रेस्टोरेंट में जरूर आएगा, और उसके पहले ही उस खास कांटे पर सिंथेटिक जहर लगा दिया था। और जब पल्लवी की टेबल सेट करने की बारी आई तो उसने बहुत ही चालाकी से वो जहर वाला कांटा सिर्फ पल्लवी की टेबल के पास रख दिया। तभी नक्श ने दहाड़ कर कहा, काशीनाथ जी, मुझे उस वेटर रोहन की पूरी फाइल, उसका बैकग्राउंड चेक और उसकी फोटो, इस रेस्टोरेंट के पीछे के दरवाजे की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, अभी के अभी, जल्द। उनका ये ऑर्डर पाते ही काशीनाथ जी तुरंत अपने काम में लग गई और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि जैसे ही पल्लवी जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, पूरे रेस्टोरेंट में हाहाकार मच गया। तब रोहन नाम का वेटर बहुत ही खामोश से अपने एप्रन उतारकर रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से बाहर एक डार्क ग्रे रंग की गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। ये सब देखते ही नक्श ने स्क्रीन को घूर कर कहा, गाड़ी का नंबर ट्रेस करो। काशीनाथ ने कहा, बाबा, नंबर प्लेट फर्जी है, ये एक चोरी की गाड़ी है। उनकी ये बात सुनते ही नक्श ने टेबल पर एक मुक्का मारा। उसने गुस्से में अपने दांत बीच कर कहा, कातिल तो भाग गया, लेकिन ये कातिल सिर्फ एक मोहरा है। नक्श का दिमाग अब उस असली हैवान को ढूंढ रहा था जिसने इस मोहरे को भेजा। उसने मन ही मन में सोचा, किसने भेजा इसे? किसे पता चला कि निशा के रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग होने वाली है? किसे पल्लवी से इतनी गहरी दुश्मनी थी कि उसने एक जहर बनवाया और जिसका कोई इलाज नहीं? विराट राठी। लेकिन वो तो शाह एम्पायर के अंडरग्राउंड सेल में अधमरा पड़ा है, और वहां से किसी हिटमैन को कैसे हायर कर सकता है? आदिल और कबीर नाबाब। नक्श ने कल रात ही उनके हाथ पैर काटे। क्या उन्होंने रात भर में इतनी बड़ी साजिश रची? नहीं, इस जहर को बनाने और एक वेटर को प्लांट करने में हफ्तों की प्लानिंग लगती है, और यह उनका काम नहीं था। नक्श ने अपने बाल नोच लिए। उसने चिल्लाकर कहा, तो फिर कौन है वो? कौन है जो मेरी पल्लवी की जान का इतना प्यासा है? तभी नक्श के दिमाग में बहुत ही पुरानी धुंधली और खौफनाक याद बिजली की तरह कौंधी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो दिन, सुहानी का वो क्रूर और जलन से भरा चेहरा, जब उसने पल्लवी के पानी में ड्रग मिलाया था। पल्लवी दर्द से तड़प रही थी। नक्श ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन में कहा, क्या ये सुहानी का काम है? नहीं,
सुहानी दोबारा ये सब करने के बारे में सोच नहीं सकती। उसका पूरा परिवार सड़क पर आ चुका है। लेकिन अगर वो नहीं, आखिर इस सब के पीछे कौन हो सकता है? किसने निशा के रेस्टोरेंट में कातिल को भेजा, और किसने पल्लवी के प्लेट के पास वो जहर वाला कांटा रखा? इस सब के बारे में सोचकर नक्श का सिर फटने लगा। उसने कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस खौफनाक और अदृश्य मास्टरमाइंड के पीछे आखिर कौन सी ताकत छुपी है। नक्श अपने ख्यालों और इस दिमागी कशमकश में उलझा हुआ था कि तभी रेस्टोरेंट के अंदर बनाए गए उस टेम्पररी लैब से फोरेंसिक टीम के लीडर डॉक्टर रॉय लगभग दौड़कर बाहर आए। उसके माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें थी। उनके हाथों में उस जहर की रिपोर्ट थी, और उनके चेहरे पर एक ऐसा खौफ था जो किसी भूत को देखने के बाद आता है। डॉक्टर रॉय हाँफ कर नक्श के पास आकर बोले, सर, मिस्टर शाह। उनकी आवाज सुनते ही नक्श झटके से अपनी सोच से बाहर आया और उसने डॉक्टर रॉय से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? क्या उस जहर का केमिकल फॉर्मूला मिल गया? क्या उसका एंटीडोट बन गया? डॉक्टर रॉय ने अपने चश्मे को ठीक किया और अपनी कांपती आवाज में एक ऐसा खौफनाक सच बताया जिसे नक्श के पैरों तले की जमीन खिसका दी। डॉक्टर रॉय ने वो रिपोर्ट टेबल पर रखकर कहा, सर, मैंने इस जहर को बहुत डीपली स्टडी करने की कोशिश की। मैंने पहले ही कहा था कि सिंथेटिक न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, लेकिन मैं गलत था सर। ये जहर किसी मॉडर्न लैब में नहीं बना, न इसे दुनिया के किसी बाजार से खरीदा जा सकता है। उसकी बात सुनकर नक्श ने तुरंत पूछा, तो फिर ये क्या है? तभी डॉक्टर रॉय ने अपनी आंखें बंद कर ली और एकदम से खोलकर बड़ी करके पूरी बात बताकर कहा, सर, ये एक 100% शुद्ध और ऑर्गेनिक जहर है, जिसे एक खास पेड़ की जड़ और एक बहुत जहरीले मेंढक के जहर में मिलाकर पकाया जाता है। सर, हमारे डेटाबेस के हिसाब से ये जहर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जारवा जाति के लोग इस्तेमाल करते हैं। जारवा जाति, ये नाम सुनते ही नक्श की भौहें तन गई। काशीनाथ जी जो पास खड़े थे, उनके पसीने छूट गए। वहीं नक्श ने पूछा, जारवा? तभी आगे से डॉक्टर रॉय ने खौफनाक लहजे में समझाना शुरू करके कहा, हाँ सर, ये भारत की सबसे पुरानी खूंखार और रहस्यमय जनजातियों में से एक है। ये जाति साउथ और मिडल अंडमान के घने काले जंगलों में रहती है। ये लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट कर रहते हैं। इनका आधुनिक दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं। वो इसी जहर को अपने तीरों पर लगाकर जंगली जानवरों और उनके अपने इलाके में घुसने वाले इंसानों का शिकार करते हैं। उसकी बात सुनकर नक्श का दिमाग सुन पड़ने लगा। अंडमान के जंगल। तभी डॉक्टर रॉय ने एक बहुत लंबी सांस लेकर कहा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर, ये जहर का एंटीडोट दुनिया में किसी भी फार्मेसी या हॉस्पिटल में नहीं, क्योंकि ये जारवा लोग जिस जड़ी बूटी का इसका एंटीडोट बनाते हैं वो सिर्फ उन्हीं जंगलों के दलदल में उगती है। अगर आपको पल्लवी मैडम की जान का एंटीडोट चाहिए तो सीधा उन अंडमान के जंगलों में उस जारवा जाति के पास जाना होगा। लेकिन तभी डॉक्टर रॉय ने नक्श की आंखों में वो आग देखी जो कातिल के ढूंढने के लिए धड़क रही थी। इसलिए डॉक्टर रॉय ने कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही समझदारी भरी सलाह देकर कहा, सर, मेरी एक बात मानिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कातिल या उसका मास्टरमाइंड अंडमान के जंगलों में से जारवा जाति का खौफनाक जहर हैदराबाद तक लेकर कैसे आया। मैं तो अपने आप में एक नामुमकिन सी बात मानता हूँ, क्योंकि वो जारवा लोग न तो किसी बाहरी व्यक्ति से बात करते हैं, न ही जहर किसी को देते हैं, और न ही उसका एंटीडोट। डॉक्टर रॉय ने नक्श को हकीकत का आईना दिखाकर आगे कहा, लेकिन सर, आप इस मास्टरमाइंड कातिल को तो बाद में ढूंढ सकते हैं। शाह एम्पायर उसे दुनिया के किसी कोने से खींच लाएगा, लेकिन अभी सबसे जरूरी है पल्लवी मैडम की जान बचाना। उनकी सांसें उखड़ रही है। हमारे पास 45 घंटे से कम का समय वक्त है। कातिल को छोड़िए, पहले मोहब्बत की जान बचाइए। उसकी ये बात सुनकर नक्श की मुट्ठियां कस गई। डॉक्टर रॉय बिल्कुल सही कह रहे थे। अगर वो मास्टरमाइंड को ढूंढने में लग गया तो शायद वो कातिल को मिल जाएगा, लेकिन वो अपनी पल्लवी को हमेशा के लिए खो देगा। और एक बार पल्लवी चली गई तो कातिल को मारने या शाह एम्पायर का क्या फायदा। इसलिए नक्श ने दांत पीस कर कहा, कातिल, तूने बहुत ही शातिर चाल चली है। तूने ऐसा जहर चुना जिसका इलाज ढूंढने के लिए मुझे पल्लवी और हैदराबाद से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन तू भूल गया कि मैं अपनी पल्लवी के लिए जारवा के तीरों से बीच भी चला जाऊंगा। यह बड़बड़ा कर नक्श ने तुरंत अपना फैसला ले लिया। नक्श ने एक चीते की तरह पलटकर अपनी वो बादशाह वाली दहाड़ मारकर कहा, काशीनाथ जी। काशीनाथ ने तुरंत रिएक्ट करके कहा, जी बाबा। तब नक्श ने उनको ऑर्डर देकर कहा,
शाम पर का सबसे फास्ट प्राइवेट जेट तैयार कीजिए। उसे हैदराबाद एयरपोर्ट के वीआईपी रनवे पर अगले 20 मिनट के अंदर रेडी करिए। हम सीधा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार निकल रहे हैं। वहाँ के लोकल ऑफिसर्स, फॉरेस्ट रेंजर्स और पुलिस की वहाँ के लगती है तो सबको खरीद लीजिए। मुझे जारवा के उन जंगलों में घुसने का रास्ता चाहिए। उसकी यह बात सुनते ही काशीनाथ जी ने घबरा कर कहा, लेकिन बाबा, वो इलाका सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहां जाना गैर कानूनी है। जान का सीधा खतरा है। वो लोग तीरों से मार देते हैं। तभी आगे से नक्श ने अपनी पिस्तौल की मैगजीन चेक करके कहा, अगर पल्लवी को कुछ हो गया काशीनाथ जी तो मैं वैसे भी जिंदा नहीं बचूंगा। और अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से सब कुछ तैयार करवाइए। अब क्या करेगा नक्श? क्या नक्श को वो एंटीडोट मिलेगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द अंडरकवर मिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। अगर आप लाइक और शेयर कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कल का एपिसोड बीच में रोक लूँगा और उसको फिर परसों भेजूँगा। अब आपके ऊपर है। इसके वीडियो के ऊपर कम से कम 500 लाइक ज़रूर होने चाहिए।